अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। जैसे हम कंपनी को ओपन करते हैं, मैंने कंपनी ओपन करी, डे 2 सेशन 1। हमारे पास है मास्टर्स, कॉन्फ़िगरेशन, यूजर्स, यूटिलिटीज, बल्क अपडेशन, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मिसलिनियस डेटा एंट्री एंड चेंज फाइनेंशियल ईयर। वी हैव टू कवर ऑल दीज ऑप्शंस फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम कवर अप करते हैं कुछ कॉन्फ़िगरेशंस। हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, देन फीचर्स एंड ऑप्शंस। हियर वी कैन सी मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर टू कॉन्फ़िगर। सबसे पहले हम कवर अप करते हैं रीजनल सेटिंग्स। रीजनल सेटिंग्स का बेसिकली क्या यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल, जब हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो कंपनी क्रिएट करने पर हमारे पास कितनी सारी चीज़ें आती है कि कंट्री का नाम, कौन सी कंट्री है, स्टेट कौन सा है, डेट फॉर्मेट क्या है, तो करेंसी कौन सी यूज़ कर रहे हैं। कंपनी क्रिएशन के टाइम पे ये सब चीज़ें आती है। बट एक बार कंपनी क्रिएट होने के बाद अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो क्या मैं वो कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? क्या मुझे सेटिंग्स करनी है? जब हमारा एक सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी कुछ सेटिंग्स होती हैं, वहाँ पे भी हम डेट की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, सिस्टम का भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो अब हमें उसी के अकॉर्डिंग बिजी के अंदर क्या फॉन्ट रखना है, कौन सा स्टेट है मेरा, कौन सा फॉर्मेट है नंबर्स का, तो उन सब की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है रीजनल सेटिंग्स। सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑप्शन है डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट के अंदर dd/mm/4 सेकेंड mm/dd/4 तो जो इंडियन पार्ट है, इंडियन जो पर्सन्स है, वहाँ पर इंडिया के अंदर क्या यूज़ होता है फॉर्मेट? dd/mm/y। ठीक है। अगर हम बाहर की कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे mm/dd/y यूज़ होता है। ठीक है। तो मैं अगर इंडिया के अकॉर्डिंग बात करती हूँ तो मुझे यहाँ पे कौन सा डेट का फॉर्मेट सेट करना होगा? dd/mm/4 ठीक है। ये है डेट सेपरेटर। जब हम डेट को डिफाइन करते हैं, लेट से आज है 15 जुलाई 2016, तो जो 15 और जुलाई और 2016 इन तीनों के बीच के अंदर एक सेपरेटर मुझे डिफाइन करना होगा, क्योंकि सेपरेटर में डिफाइन नहीं करूँगी तो सब मिक्सअप सा हो जाएगा। 15072016 इजीली उसको रीड करना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे जो सेपरेटर मुझे डिफाइन करना है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ। मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ इस चीज़ के अंदर। जैसे यहाँ पे हाइफन है, मैं वहाँ पे स्लैश भी डाल सकती हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? सेपरेटर तो डैश हो, हाइफन हो, कैसा भी हो सकता है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। बट इसका बेसिक यूज़ क्या होता है? जब हम रिटर्न्स जनरेट करवाते हैं पार्टीज की, एक्साइज की या वैट की या सर्विस टैक्स की, कोई भी अगर रिटर्न जनरेट करते हैं तो रिटर्न जनरेट करने पे कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स जो होते हैं, उनकी स्पेसिफिक जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती है, वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि सेपरेटर हाइफन नहीं होना चाहिए, स्लैश होना चाहिए, या स्लैश नहीं होना चाहिए, हाइफन होना चाहिए। तो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है सेपरेटर की। अगर उन लोगों की रिक्वायरमेंट स्लैश है तो हम यहाँ पे स्लैश दे देंगे, हाइफन है तो हाइफन दे के काम कर सकते हैं। करेंसी सिंबल, हमने कंपनी क्रिएशन में करेंसी सिंबल पढ़ा था। ठीक है। यहाँ पे रुपीज़ डिफाइन कर दिया। करेंसी स्ट्रिंग, जैसे मैंने कंपनी क्रिएट कर दिया, मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। करेंसी स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग इंडिया के अकॉर्डिंग रुपीज़ एंड पैसा ही है, वो मैंने डिफाइन कर दिया। कोई भी कंट्री है, जिस भी कंट्री के अंदर जो मेन करेंसी यूज़ हो रही होगी वो मुझे डिफाइन करनी है। जो मेन करेंसी होगी वो करेंसी स्ट्रिंग में आ जाएगा। जो उसका डिवीजन पार्ट होगा, जैसे डॉलर हो गया, सेंट्स हो गया, तो डॉलर आ जाएगा यहाँ पे और सब स्ट्रिंग के अंदर सेंट्स आ जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट है करेंसी डेसिमल प्लेसेस। जब हम एंट्री करते हैं या कुछ परचेज करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है? मैंने कहा कि मेरा बिल की अमाउंट है 1500 रुपीज़ 25 पैसा। तो उसके बाद डेसिमल प्लेसेस मुझे कितने डिफाइन कर रहे हैं? ठीक है। जैसे मैंने कहा 1500.25, तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आ रही है? 2। और जो इंडिया के अंदर है वो दो ही यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है। तो जब अगर 100 पैसे हो जाएंगे तो दैट इज इक्वल टू 1 रुपी। तो जो
पैसे इसको हम कंप्यूट करेंगे 0 से 99 तक ही कंप्यूट करेंगे ना, तो कितने डेसिमल प्लेसेस हुए? 2 ही डेसिमल प्लेसेस हुए मैक्सिमम। तो बाय डिफॉल्ट जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो 2 ही डेसिमल प्लेसेस आते हैं। अगर मुझे चेंजेस करने हैं इसके अंदर तो मैं यहाँ से चेंजेस कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है करेंसी फॉन्ट। आपको बताया गया था लास्ट सेशन के अंदर कि करेंसी फॉन्ट जो होता है चेंज हो गया है। पहले करेंसी सिंबल ₹RS करके था, लेकिन अब ये जो साइन आप देख पा रहे हो सामने, वो किस उसका फॉन्ट होता है रुपी फॉर इंडियन। तो वो आपके सिस्टम के अंदर होना चाहिए रुपी फॉर इंडियन। ठीक है, यहाँ पे रुपी फॉर इंडियन डाल दिया। और करेंसी करेक्टर, जो करेंसी करेक्टर हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है, वो डिफाइन आप कहाँ से करोगे? टैब के ऊपर जो साइन है वो डिफाइन करना होता है, उसी से ये फॉन्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेट फॉर डिस्प्लेइंग नंबर। यहाँ पे आप देख रहे हो जो नंबर्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं वो 2 पैटर्न में हो रहे हैं। हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफाइन करने होते हैं। हम जब रीड करते हैं उनको तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड करते हैं या इंटरनेशनल। जब हम इंडियन की बात करते हैं तो हम करोड्स एंड लैक्स की बात करते हैं, और जब हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो बिलियन एंड मिलियंस की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमारी इंडिया के अंदर है तो इंडिया में तो हमारा कौन से फॉर्मेट चलेगा? इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलेगा, दैट इज़ करोड्स एंड लैक्स। बट अगर हम दूसरी कंट्री को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा कौन सा सिस्टम चलेगा? मिलियंस एंड बिलियंस। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जो इंडियन फॉर्मेट होता है उसमें कॉमास जो लगते हैं 3, 2, 2, लास्ट के 3 पे कॉमा लग जाएगा, फिर उसके बाद 2, 2 के बाद कॉमास लगता जाएगा। और इंटरनेशनल सिस्टम में जो सीरीज होती है वो 3-3 की होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है? 3-3 की। जैसे अगर इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, नीचे वाला इंटरनेशनल सिस्टम 999 मिलियन 999,000 999। ठीक है, तो अभी मैं इंडियन की बात कर रही हूँ तो मेरा ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने ले लिया। नेक्स्ट है स्किप करेंसी सेपरेटर इन नंबर्स फॉर्मेटिंग। स्किप करेंसी सेपरेटर इन नंबर्स फॉर्मेटिंग। करेंसी सेपरेटर इज व्हाट? कॉमा, जो हमने लिखा हुआ है 9 लाख, जैसे हमने कहा 9,99,996 या 95, जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको हमने किससे डिफाइन किया हुआ है? सेपरेटर लगाया हुआ है, दैट इज कॉमा। तो इसमें दिया हुआ है कि क्या आपको नंबर्स फॉर्मेटिंग से करेंसी सेपरेटर को हटाना है। जब आप इसमें, इसका है मतलब है स्किप। स्किप का मतलब मैंने यहाँ पे नो करा हुआ है कि स्किप करना है, मैंने कहा मुझे नहीं करना स्किप। मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए कॉमा चाहिए, क्योंकि जब कॉमास होते हैं तो हम उस डिजिट को इजीली रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं करना, बट ऑब्वियसली रीडिंग में इजी होता है, तभी तो हमने दिया हुआ है करेंसी सेपरेटर। तो ये स्किप करने का ऑप्शन हमने क्यों दिया है? इसका बेसिक मोटिव क्या होता है? जब हम कोई भी रिपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल के अंदर, तो एक्सेल के अंदर भी वो जो एक्सपोर्ट होती है तो अमाउंट में कॉमास आते हैं। ठीक है, बट जब हमें उसका कैलकुलेशन करना होता है ना, उसमें कोई फॉर्मूला लगाना होता है एक्सेल की शीट के अंदर, तो उस कॉमा की वजह से वो फॉर्मूला नहीं लग पाता। जैसे मैंने एक शीट को एक्सपोर्ट कर दिया, सेल रजिस्टर मैंने एक्सपोर्ट करा। एक्सपोर्ट का इन द सेंस, एक्सपोर्ट मीन्स क्या हुआ कि बिजी में मेरे पास सेल रजिस्टर बना हुआ है कि मेरी इस पार्टी से इतनी सेल हुई है, इस पार्टी से मेरी 20,000 की सेल हुई है, दूसरी पार्टी से मेरी 1,25,000 की सेल हुई है। तो इस तरीके से टोटल अमाउंट आ रही है। मैंने उसी रिपोर्ट को एक्सेल की शीट के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक्सेल की शीट में मेरे पास एक अमाउंट का कॉलम आ गया, मुझे अब उसमें फॉर्मूला लगाना है। तो अगर मैंने इस पर नो करा हुआ है तो ऑब्वियसली जो अमाउंट आएगी वो कॉमास में आएगी। अब वो कॉमास में आती है तो वहाँ पे फॉर्मूलेस प्रॉपरली नहीं लग पाते, कहीं ना कहीं जाकर कन्फ्यूज़न आती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी मुझे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना हो तो मैं यहाँ पे स्किप पे यस कर दूँगी, देन मैं उसको एक्सपोर्ट करूँगी। क्लियर है? तो इसका बेसिक मोटिव क्या था कि एक्सेल की शीट पे जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ फॉर्मूलाज यूज़ करने में इशू आता है, तभी ये हमने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अदरवाइज प्रैक्टिकली इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, हमें तो करेंसी सेपरेटर चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है टाइम फॉर्मेट, 12 आवर्स या 24 आवर्स, जो मैं सिलेक्ट करूँगी उसके अकॉर्डिंग मेरा बिजी के अंदर टाइम शो हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है कंट्री एंड स्टेट। मैंने आपको बताया था कि जब हम कंपनी की इंफॉर्मेशन को एडिट करते हैं, मैंने एक बार कंपनी क्रिएट कर दी, उसके अंदर मुझे एड्रेस चेंज करना है, कंपनी का नाम चेंज करना है, या टिन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एनीथिंग whatever you want to change that can be changed from edit company except the country and state। जब हम कंट्री और स्टेट को एडिट कंपनी से चेंज नहीं कर सकते तो कहीं से तो हमें करना ही है। इन केस कि पहले मैं दिल्ली में रहती थी, अब मैंने वहाँ से शिफ्ट करके किसी और स्टेट में आ गई, तो मुझे स्टेट तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो उसको हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं? रीजनल सेटिंग से। एडिट कंपनी से जाके कंट्री और स्टेट को आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसको चेंज करना है तो आपको रीजनल सेटिंग्स में आके यहाँ से चेंज करना होगा। क्लियर है? मैंने अब यहाँ पे कर दिया, जैसे बाय डिफॉल्ट दिल्ली है तो मैंने यहाँ पे पंजाब कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो मेरी रिपोर्ट्स होगी वो पंजाब के अकॉर्डिंग आ जाएगी। मैं अगर नॉर्मली बता रही हूँ, रिपोर्ट्स की बात करूँ तो पंजाब के अकॉर्डिंग आ जाएगी। और मैं फिर से यहाँ पे दिल्ली कर देती हूँ तो जो मेरी रिपोर्ट्स शो होगी वो दिल्ली के अकॉर्डिंग होगी। तो स्टेट मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। एक बार हम स्किप करेंसी सेपरेटर नंबर फॉर्मेटिंग का डेमो देख लेते हैं। मैंने इसमें स्किप करेंसी सेपरेटर को नो करा हुआ है। अभी ट्रांजैक्शंस में आते हैं। ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या होती है, हमारी सारी ट्रांजैक्शंस होती है जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, तो अभी हम जस्ट उसकी एक ओवरव्यू ले रहे हैं। मैं आपको सिर्फ करके बता रही हूँ, ज़्यादा डीपली मत जाना उसके अंदर। जर्नल, जैसे जो भी मेरे एक्सपेंसेस और इनकम्स को मुझे नोट करनी होती है, मैं उस वाउचर पे गई, ऐड किया, मैंने डेट डाली, मैंने यहाँ पे डाल दिया एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, दिस इज़ माई एक्सपेंस। मैंने अमाउंट डाल दी 10,000, तो इसने 1 लाख, सॉरी, तो इसने क्या करा, 1 लाख को बाइफरकेट कर दिया विद कॉमास, सेपरेटर उसने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब मैं वापस फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर रीजनल सेटिंग्स में आ गई। अब यहाँ मैंने स्किप करेंसी सेपरेटर पे कर दिया, यस। इसने सेपरेटर को यूज़ नहीं करा। मैं अगर स्किप पे यस कर दूंगी तो यहाँ पे वो सेपरेटर नहीं लेगा। इसका बेनिफिट क्या होता है, मैंने आपको ये बताया। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब मैंने इसको येस कर दिया तो जब मैं कोई रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करती हूँ ना, अब जो इसकी डिटेल्स आएगी, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है, विदाउट कॉमर्स आ रहा है, तो मैं एक्सपोर्ट करूँगी तो उसके अंदर मैं इजीली फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। जैसे जो हमारी एक्सेल की शीट होती है उसमें हमने सारे सेल को सिलेक्ट करा और उसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। मुझे सम करना है, मल्टीप्लाई करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उनको मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो जब कॉमर्स लगे होते हैं ना तो वो फॉर्मूला यूज़ प्रॉपरली नहीं होता, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को येस कर देते हैं, स्किप वाले को।